बिलियनियर्स बंकर सीजन 1 एपिसोड 1, जिसकी शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जिसने पहली बार एनी को देख करके अपना दिल उसे दे दिया था। साथ में उठना बैठना, खेलना, गाना, घूमना फिरना और इसी के साथ मौज मस्ती करते कराते अपनी स्कूलिंग को पूरी कर लेने के बाद में जिंदगी की पूरी दौलत शौहरत को एक साथ बिताने का वादा कर लेने के साथ में इन्होंने शादी करने का डिसाइड किया होता है। मगर इसी खुशी के दौरान एक दिन अचानक नशे की हालत में गाड़ी चलाते वक्त बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एनी वहीं ऑन द स्पॉट मारी जाती है, जिसके बाद पुलिस मैक्स को पकड़ करके जेल में डाल देती है। परिवार का बहुत ज्यादा अमीर या फिर कहें कि बिलियनियर होना भी मैक्स को बचा नहीं पाता। अब ये बात तो धीरे धीरे करके जेल के हर कैदी में फैल गई थी कि ये बंदा तो बिलियनियर है, इससे कैसे भी करके पैसे लो। अब उसे हर बार सिगरेट पीने, नहाने जाने, खाना खाने, मूत्रने तक के लिए पैसे देने पड़ते हैं लोगों को। और एक बार तो वहां के कैदियों ने उसे बढ़िया धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में ही डाल दिया। और धुल करके आने के बाद में मैक्स को लगने लगा कि ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है, मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता। और वो एक बार पूरी हिम्मत से उठ खड़ा होता है उन सभी सिचुएशंस का सामना करने के लिए जो कि बार बार उसे सता रही थी। जिसके बाद तो मानो मैक्स की जिंदगी ही बदल गई थी। पिछले बिताए गए 3 सालों में ये 3 महीने इस कदर बीते थे कि उसे लग रहा था मानो उसका एक नया जन्म हुआ है। बड़ी से बड़ी फाइट जीत जाना, लोगों को एंटरटेन करना, उनके दिलों में बस जाना। और अब तो ऐसा लगने लगा था कि मैक्स को ये जिंदगी पसंद आने लगी है कि तभी यहाँ पर उसका वकील आकर कहता है कि मैक्स तुम्हारी जमानत करवा दी गई है। तो यहाँ पर उसकी जमानत करवाई थी उसके फादर राफा ने, जो कि स्पेन के कुछ बड़े बिलियनियर्स में से एक थे। अच्छा हाँ, एक छोटा सा रेफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ। मनी हाइस्ट वन ऑफ माय फेवरेट वेब सीरीज, इन्हीं के डायरेक्टर ने बिलियनियर्स बंकर भी डायरेक्ट करी है एंड दैट इज द रीजन मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाहियात ट्रिम्ड चैट जीपीटी के थ्रू लिखवाई गई स्क्रिप्ट और फिर दूसरी तरफ बकवास वॉइस ओवर करने वाले श को स और र को ड बोलने वाले आर्टिस्ट, जो कि खराब क्वालिटी के अंदर बढ़िया चीज को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो वक्त आ गया है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का, क्योंकि उनके पापा जी आ चुके हैं ईच एपिसोड की ईच एंड एवरी डिटेल को ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ में लेकर के। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन। तो यहाँ पर मैक्स का कहना था कि पिछले बीते 3 सालों में तो आप कभी मिलने के लिए आए नहीं और आज अचानक से मेरी जमानत भी करवा दी। अब जब मुझे यहाँ रहने में मजा आने लगा था तो फिर क्यों मुझे छुड़वाया। जहाँ पर राफा का बताना था कि शहर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, किसी भी वक्त परमाणु हमले की खबर आ सकती है, इसलिए मैंने और हम जैसे काफी अमीर लोगों ने अपने आप की सुरक्षा के लिए कैमेरा नाम की एक अंडरग्राउंड पार्क फैसिलिटी के अंदर अपने पैसे लगाए थे आज से 7 साल पहले, और अब वो बनकर के तैयार है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अब यहाँ रास्ते में आगे जाते वक्त काफी सारे लोग इस शहर को छोड़ते निकलते देखते हैं ये लोग, तो ये समझ गए थे कि हालात बिगड़ गए हैं। अब हमें भी सर छिपाने के लिए और उन परमाणु हमलों से बचने के लिए उसी महंगे बंकर के अंदर शरण लेनी पड़ेगी, जहां पर इनकी मुलाकात मिनर्वा से होती है। मिनर्वा जो कि यहाँ की टॉप हेड है, जिसका बताना था कि पिछले 7 सालों में हमने आप जैसे कई सारे बिलियनियर्स का पैसा लेकर के उनके लिए एक संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाला एक मजबूत बंकर तैयार किया है, जिसके अंदर आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी फिजिक, हर चीज मॉनिटर होगी। खाने के लिए टाइम टू टाइम खाना मिलेगा। आपकी पूरी लग्जरी को ध्यान में रखते हुए आपकी ड्रिंक्स, आपकी एक्सरसाइज, आपकी स्लीप, हर चीजों का ख्याल रखा जाएगा। इस कैमेरा नाम के अंडरग्राउंड पार्क या फिर कहें कि लग्जरी बंकर के अंदर 2 ग्रुप्स में लोग बटे होते हैं, ऑरेंज वाले और ब्लू वाले। ऑरेंज वाले जो कि इन लोगों के लिए काम करते हैं और ब्लू वाले जो कि इनके मालिक हैं। अंदर आने के साथ ही इनके फोन वगैरह ले लिए जाते हैं, सिर्फ ये कह करके कि कहीं कुछ आपके साथी लोग जो कि बिना पैसे दिए यहाँ पर अंदर आकर के अपने आप को सुरक्षा प्रदान करवाना चाहते हैं तो हम उन्हें एंट्री नहीं दे सकते, इसलिए कहीं वो आपको ट्रैक ना कर ले, हम आपके फोन यहीं पर रखवा रहे हैं। जिसके बाद अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब जिस वक्त यहाँ पर राफा की फैमिली अपने आप के परिवार को बचाते हुए यहाँ आई थी, तभी हम एनी की फैमिली को भी देख पाते हैं। एनी के फादर गिलेर्मो इस बात से बड़े खफा थे कि उनकी बेटी सिर्फ और सिर्फ मैक्स की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। अब वो तो उस पर गुस्सा थे, मुक्के भी बरसाने वाले थे, लेकिन राफा उन्हें समझाता है और कहता है कि देखो, तुम भी बिलियनर हो, मैं भी बिलियनर हूँ, हम लोगों ने काफी सारा पैसा खर्च करके अपने आप की जान और अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर शरण ली है। अब यहाँ पर भी अगर हम झगड़ा करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। जहाँ पर गिलेर्मो उसकी बात को समझता है। अब यहाँ पर हम गिलेर्मो की फैमिली से भी मिल पाते हैं, जिसके अंदर उसकी एक सेकंड वाइफ और एक सेकंड बेटी आसिया मौजूद होती है। हालांकि कहीं ना कहीं आसिया भी अपनी बड़ी बहन की मौत की वजह से मैक्स को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन बीच में मैक्स
मैक्स की नानी आ जाती है यानी कि विक्टोरिया, और वो सभी को शांत करती है और कहती है कि अब खाने का वक्त है, तो अब साथ में बैठ करके आराम से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर जो ऑरेंज कपड़े पहने वाले लोग थे यानी कि वर्कर्स, वो कहते हैं कि सर बुफे है, आपको सेल्फ सर्विस लेनी पड़ेगी। जहाँ पर विक्टोरिया का कहना था कि इतने करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद में हमें खुद उठना पड़ेगा हमारा खाना लेने के लिए, ये तो बड़ी बदसलूकी है। जिसमें गिलेर्मो विक्टोरिया का साथ निभाता है और वहां के वर्कर्स को कहता है कि ये मैडम अभी जस्ट अपनी मसल रिलैक्सेशन वाली दवाइयां लेकर के बैठी है, तुम क्या समझते हो कि इतनी बूढ़ी औरत खुद उठ करके खाना लेकर के आए खाए जाए तो फिर आप लोगों के होने का मतलब ही क्या। जहाँ पर ये वर्कर भी इनकी बात को समझते हैं, पूरे परिवार को खाना सर्व किया जाता है। इन सारी चीजों को बैठकर देख रहे थे मैक्स और आसिया। खैर ये दोनों की आंखें तो मिलती है मगर प्यार के नजरिए से नहीं, गुस्से के नजरिए से। जिसके बाद मिनर्वा यहाँ पर अपनी एंट्री लेती है और बताती है कि आप सभी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो बिलीनियर्स बंकर है, यहाँ पर आपकी लग्जरी का ध्यान तो रखा जाएगा मगर यहाँ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। वेल अभी तो परिस्थिति हमारे काबू में है मगर आगे चल करके वो कैसे बदलेगी इसका अंदाजा फिलहाल के लिए हमें भी नहीं है। तो हम बस ये चाहते हैं कि आप लोग हम सभी के साथ में कोऑर्डिनेट करें, प्रॉपरली सभी नियमों का पालन करें, जिससे जितना जिस जगह पर रखा गया है या दिया जा रहा है तो उसी के अंदर अपने आप को सेटिस्फाई करें। और रही बात यहाँ पर एक लंबे समय बिताने की, तो आप लोगों का माइंड से एबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंड से एबल होने का मतलब है कि क्या आप मुझे कोई जोक सुना सकते हैं इस वक्त, जहां पर एक तरफ दुनिया की फटी पड़ी है, परमाणु हमले इन पर कभी भी हो सकते हैं, वहां पर मिनर्वा का कहना था कि क्या आप मुझे जोक सुना सकते हैं। तो यही चीजें होती है मेंटली एबल होना, जिस पर मैक्स की मम्मी एक जोक सुना ही देती है। खैर ये जोक सुनने में इतना ज्यादा खास तो था नहीं, लेकिन बाकी लोगों की मेंटल एबिलिटी के लिए जरूरी था कि हर किसी को यहाँ पर खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद में डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर आपकी दवाइयों पर हमें ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, आपके फूड, आपके इंजरी को रिकवर करवाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बेटर यही है कि खुश रहें। यहाँ डिनर खत्म हो जाने के बाद में जब ये लोग अपने अपने रूम में जाते हैं तो हम गिलेर्मो को देख पाते हैं, जो कि पहले शक्ल से खुश दिखाई पड़ रहा था राफा की फैमिली को यहाँ पर पाकर, मगर इंटरनली वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो मैक्स को जान से मार डालना चाहता था। जहाँ पर उसकी वाइफ उसे समझाती है और कहती है कि देखो यहाँ पर इस वक्त अभी सिचुएशन सही नहीं है, झगड़ने का कोई रीजन नहीं बनता। जिस पर गिलेर्मो को कहना था कि आखिर तुम समझती क्या हो कि तुम मेरी पहली बीवी की जगह ले लोगी। उस वक्त मैं सिर्फ टूटा हुआ था और मुझे जरूरत थी एक फिजिकल रिलेशनशिप की जो कि तुमने मुझे दिया। तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और समझूंगा और तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा, इसलिए अपने काम से काम रखो और मेरे मुंह मत लगो। वहीं दूसरी तरफ आसिया अपनी एक्सरसाइज पूरी कर रही थी, जहां पर मैक्स उसके पास आकर के कहता है कि वैसे तो मेरा तुमसे बात करना बनता नहीं है, तुम मुझ पर हर वक्त गुस्सा ही रहती हो, मगर एक चीज है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और वो है तुम्हारी बड़ी बहन का फोन, जो कि लास्ट टाइम एक्सीडेंट से पहले मैंने अपनी जेब में रख लिया था। इसे चाहो तो तुम अपने पास रख सकती हो, ये मैंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जमा तक नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इस फोन को पा करके आसिया बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो चुपचाप एक रूम में आकर के उस फोन के अंदर पड़ी यादों को देखने लगती है, जैसे कि उसकी सिस्टर कहाँ घूम रही थी, ये दोनों कैसे आपस में प्यार कर रहे थे, इनकी लास्ट फुटेजेस क्या थी और लोकेशन क्या थी। वहीं गुस्से में आया गिलेर्मो सीधा ड्रिंकिंग डिपार्टमेंट में पहुंच करके वेटर से कहता है कि ये वेटर जरा 2 ड्रिंक लगाओ। अब वो तो 2 ड्रिंक उसने खत्म कर दी थी, वो तीसरी ड्रिंक भी मांगता है, जहां पर बारटेंडर कहता है कि सर यहाँ पर इस वक्त एक इंसान को सिर्फ 2 ही ड्रिंक्स अलाउड है, इससे ज्यादा नहीं। जिस पर गिलेर्मो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने इतने करोड़ों खर्च किए हैं और यहाँ पर तू काम करता है, इसका मतलब तू कौन हुआ? मेरा नौकर। तो नौकर चुपचाप 1 ड्रिंक और रख। लेकिन तभी यहाँ पर राफा पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे मेरे हिस्से की 2 ड्रिंक्स दे दो। तो बारटेंडर सीधा उसकी 2 ड्रिंक्स उसके सामने रखता है, जहाँ पर राफा खुद की 1 ड्रिंक गिलेर्मो को दे देता है और कहता है कि रूल्स को ब्रेक मत करो क्योंकि ये लोग भी एक जिम्मेदारी से बंधे हैं, इसलिए हमें इन्हें समझना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े भूकंप के झटके आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि धरती के नीचे मौजूदा टेक्टोनिक प्लेट्स में चटकें आना शुरू हो चुकी हैं। धीरे धीरे ये कंपन और ज्यादा बढ़ता जाता है, सारी की सारी दीवारें गिरने लग जाती है, पूरा बार जो कितनी महंगी शराब से भरा हुआ था वो खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि एक चट्टान दीवार तोड़ करके बीच में घुस आई थी और पूरी लाइट्स बार बार जल बुझ रही थी। देखते ही देखते माहौल
माहौल अफरा तफरी का हो जाता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ पर मिनर्वा स्पीकर में कहती है कि सीधा डोम में पहुंचो, वही यहाँ की सबसे सुरक्षित प्लेस है। तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए सीधा डोम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन बिटवीन यहाँ पर गिलेर्मो की हालत खराब हो चुकी थी, मगर फिर भी मैक्स उसे आकर के बचाता है और ये लोग उसे कैसे तैसे करके सीधा डोम तक ले ही आते हैं, जहां पर मौजूदा टीवी और एलईडीज के अंदर ये दिखाई पड़ रहा था कि अब सारे देशों दुनियाओं के अंदर जंग का माहौल छिड़ चुका है। हर कोई अपनी ताकत दिखाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब धरती पर रहने के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। तो इस वक्त आप जहां पर हैं वही सबसे सेफ प्लेस है। लेकिन अब इन्हें बैठे हुए यहाँ पर काफी टाइम हो चुका था, जहाँ पर मिनर्वा कहती है कि ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर कुछ लोगों को भिजवा करके बाहर का मौका मुआयना करवाती हूँ। तो लोग अच्छे से एस्ट्रोनॉट सूट पहन करके बाहर निकलते हैं। दिखाई पड़ता है कि हर जगह तबाही मची हुई है, धुंध का माहौल छाया हुआ है, रेडिएशन इतना ज्यादा फैला हुआ है कि अगर नॉर्मल स्किन बाहर की एयर या टेम्परेचर को टच भी कर ले तो वो पोल्यूटेड हो सकती है या फिर बर्स्ट हो सकती है। गलती से एक पर्सन का हाथ वहां पर मौजूदा एक रेलिंग पर लग जाता है। वो रेलिंग इतनी ज्यादा गर्म थी कि उसका सूट का जो दस्ताना होता है वो तक जला देती है। इन्हें कैसे तैसे वापस बुला लिया जाता है क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल रही थी, कहीं वो लोग मर ना जाएं, इसलिए अंदर के दरवाजे खोले जाते हैं और इन्हें बुलाया जाता है। लोग ये अंदर बैठ करके देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं रेडिएशन इन तक तो ना पहुंच जाए, लेकिन तभी कैमरास को बंद कर दिया जाता है। मिनर्वा बताती है कि बाहर के हालात अभी ठीक नहीं है, आपको कुछ दिन और यहाँ पर इंतजार करना होगा, और ये कहकर के वो सोने चली जाती है। मगर एपिसोड की एंडिंग में हमें ये दिखाई पड़ता है कि ये सब कुछ तो वो झूठ बोल रही थी, और हंसते हुए जाने के बाद में जब हम रियल में ऊपर का नजारा देखते हैं तो वहां पर तो लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। यानी कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। और ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये वॉइस ओवर टेक्निक्स या फिर कहें कि रियल ह्यूमन मेहनत कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एआई के जमाने में रियलिस्टिक होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सच कहूं तो क्वालिटी कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन ही प्रोवाइड करवा सकता है। तो इसलिए इस ह्यूमन को आपके लाइक और कमेंट्स की जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। दोनों की नीड्स पूरी करते जाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।